पूरी दिल्ली के अंदर जो हमारे बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर वाले लोग, हमारी जो विधवा बहनें हैं, निराश्रित महिलाएं हैं, जो हमारे विकलांग दोस्त हैं, जिन्हें दिव्यांग भी आजकल कहा जाता है, उन सबकी पेंशन 3 महीने दिवाली से पहले रोकी दी गई। पूरे नवरात्रे, दशहरे, दिवाली से पहले उनको पैसा नहीं दिया गया। उसका कारण क्या था कि अफसरों ने फाइलों को इस तरीके से घुमाया कि सरकार ने बजट दे रखा है, सरकार ने पैसा दे रखा है, मगर लोगों को परेशान किया गया। जितने सरकारी अस्पताल थे उनके अंदर ओपीडी काउंटर्स को जो है बंद कर दिया गया। कुछ फाइलों के ऊपर इस तरीके से वित्त मंत्रालय ने ऑब्जेक्शन लगाए कि चलते हुए ओपीडी काउंटर्स बंद कर दिए गए। अब आप बताइए कि अगर कोई मरीज किसी अस्पताल में जाएगा और वहां ओपीडी काउंटर पे कोई बैठा नहीं होगा तो किस डॉक्टर के पास जाए, किस डिपार्टमेंट में जाए, कैसे इलाज कराए? ये किया गया। मोहल्ला क्लिनिक, जिसको अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली मॉडल का पर्याय माना जाता है, उनके डॉक्टरों को महीनों तक तनख्वाह बंद कर दी गई। जो वहां पे टेस्ट होते हैं वो टेस्ट बंद करा दिए गए। जो दवाई उपलब्ध होती है वो दवाइयां कम कर दी गई। क्यों कर दी गई? क्योंकि फाइलों पे इस तरीके की ऑब्जेक्शन लगाई गई। कहने का मतलब ये है कि पिछले 6 महीने में वित्त मंत्रालय के प्रधान सचिव, जिनका नाम आशीष चंद्र वर्मा है, उन्होंने और हेल्थ सेक्रेटरी अमित सिंगला जी ने और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर पूजा जोशी जी ने मिलके इतना बड़ा षड्यंत्र दिल्ली के अंदर किया कि दिल्ली के अंदर जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको किसी न किसी तरह से रोका जाए, लोगों को परेशान किया जाए, प्रताड़ित किया जाए, ताकि जो है दिल्ली की चुनी हुई सरकार बदनाम हो सके। और ये ठीक एमसीडी के चुनाव से पहले किया गया। तो याचिका समिति ने सभी अफसरों को बुलाया, उनसे फाइलें मंगवाई गई, फाइलों का अध्ययन किया गया, ऑन ओथ उनकी गवाही ली गई और हमने पाया कि ये अधिकारी इस सब मामले में दोषी हैं। और सबसे बड़ा शौक हमें इस बात का है कि इस पूरी स्थिति को मूक दर्शक बनकर मुख्य सचिव नरेश कुमार जी बैठे हुए थे। नरेश कुमार जी को हमने 3 दर्जन अखबार की प्रतियां दी और कहा कि आपको कैसे हो सकता है कि ये ना पता चला हो कि दिल्ली में ये सब हो रहा है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता चला। हमने उनसे पूछा कि आप अपने अधिकारियों से हर हफ्ते मीटिंग करते हैं? उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते में सारे अधिकारियों से मिलता हूं, एचओडी से मिलता हूं। तो ये कैसे संभव है कि जल बोर्ड के अंदर 6 महीने से पेमेंट नहीं हुई, आपको नहीं पता चला? मोहल्ला क्लिनिक के अंदर डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं दी जा रही, आपको कैसे नहीं पता चला? अस्पतालों के अंदर व्यवस्था खराब कर दी गई है, आपको कैसे नहीं पता चला? पेंशन रोक दी गई बुजुर्गों की, आपको ये कैसे नहीं पता चला? इसका मतलब ये है कि आपको पता था, मगर आपने जानबूझ के ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का काम और लोगों से जुड़े हुए जनहित के कार्यों को रोके ताकि सरकार बदनाम हो सके। तो समिति ने इन तीनों रिपोर्ट्स को आज जो है सदन के सामने रखा। सदन ने वो तीनों रिपोर्ट्स और उनकी सिफारिशें जो है मंजूर की और आगे भेजी हैं। कई बार मैंने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर केंद्र सरकार के वकील श्री तुषार मेहता ने कहा कि अरे, अगर दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन आती है तो हम तुरंत अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो ये रिकमेंडेशन इन अधिकारियों के खिलाफ आज सरकार नहीं, सरकार से भी ऊपर जो दिल्ली विधानसभा है उसकी तरफ से जा रही है और राष्ट्रपति महोदय को ये रिकमेंडेशन जा रही हैं। हम भी देखना चाहेंगे कि दिल्ली सरकार की मदद के लिए केंद्र सरकार कितना काम करती है, हम ये देखना चाहेंगे। और हमें लगता है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके के हथकंडे अपनाकर दिल्ली के लोगों को परेशान किया गया। सौरभ जी, देश के बड़े बड़े खिलाड़ी जो बड़े बड़े मैच आज उनको जंतर मंतर पर धरना देना पड़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत सर झुका देने वाली बात है, शर्मसार कर देने वाली बात है कि जिन खिलाड़ियों के ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में मेडल जीतने पे देश तिरंगा लहराता है, जो खिलाड़ी जनगण मन की धुन पे देश को गौरवान्वित करती हैं, और वो कुश्ती की खिलाड़ी जिनके ऊपर कई बड़ी बड़ी फिल्में बनी कुश्ती के खेल के ऊपर, और कहा जाता है कि ये खेल भारत से निकला है, वो खिलाड़ी आज जंतर मंतर पे आंसू बहा रही हैं।
ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। और किस चीज़ के लिए मांग रही हैं? वो कोई पैसा नहीं मांग रही, वो कोई खेल में जाने के लिए कोई अवार्ड नहीं मांग रही, वो कोई ये नहीं कह रही कि मुझे उत्तर प्रदेश से अवार्ड मिला, मुझे इस अवार्ड से यहाँ से अवार्ड नहीं मिला। वो कह रही हैं कि हमारी आज इज्जत आबरू के ऊपर भी खतरा आ गया खेल के अंदर। सोचिए, हम अपनी बहनों को खेलों में क्यों भेजते हैं? कि वो देश का नाम रोशन करेंगे, और वहाँ पे ऐसे हैवान बैठे हुए हैं जो उनकी इज्जत को ही तार तार करने के लिए, सौदा करने के लिए तैयार हैं। कि वो खिलाड़ी कह रही हैं कि जो उनकी कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो उन बच्चियों का यौन उत्पीड़न करते हैं। और यौन उत्पीड़न का मतलब ये है कि आप यौन उत्पीड़न कराते रहें तो सब कुछ ठीक है, और जब आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं तो आपको किसी न किसी बहाने से खेल से निकाल दिया जाएगा। वो तो बड़ा आसान है किसी भी फेडरेशन के लिए। और बिल्कुल इसी तरीके का मामला हरियाणा की सरकार के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ भी आया कि वो अपनी ही सरकार की एक कोच से भी इसी तरीके की घटिया बात कर रहे थे, जिसके खिलाफ उस महिला अधिकारी ने उनके ऊपर मुकदमा किया। उसके अंदर इंक्वायरी चल रही है, मगर अभी तक उन मंत्री साहब को जेल में नहीं भेजा गया। हम अपील करेंगे केंद्र सरकार से कि इसके अंदर कोई बड़ी और ठोस कार्रवाई करे। ये कमेटी बना के जो नौटंकी करना है, इससे सरकार बाज आए। हमें कमेटियां नहीं चाहिए। खिलाड़ी से आपने मेडल मांगा था तो मेडल ला के खिलाड़ी ने आपको थमा दिया। खिलाड़ी ने ये नहीं कहा कि मैं कमेटी बना दूंगी और उस कमेटी का फैसला देखेंगे कि आपको मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा। खिलाड़ियों का अपमान ये सरकार ना करे, लीपापोती करना बंद करे। तुरंत वो जो फेडरेशन है, रेसलिंग फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, उनको तुरंत जो है जेल में भेजा जाए और उनको उनके पद से बर्खास्त किया जाए। कंजाला वाले मामले को ज्यादा वक्त नहीं हुआ, लेकिन कल रात दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को ही कोई शख्स गाड़ी में खींच रहा था। इतनी बड़ी घटना है। देखिए, मेरी स्वाति जी से बात हुई सुबह सुबह, और ये बहुत चिंता की बात है कि नए साल की रात में दिल्ली की एक बेटी को 13 किलोमीटर तक सड़कों पर घसीटा गया, और जबकि उसकी लाश मिली तो उसकी लाश के ऊपर एक कपड़ा नहीं था। और पुलिस ने लीपापोती करने के लिए सबसे पहले क्लीन चिट उन आरोपियों को दी कि उन आरोपियों को तो बेचारों को पता ही नहीं था कि उनकी गाड़ी के नीचे लाश 13 किलोमीटर तक घिसट रही थी। वो आरोपियों का तो गाना इतना तेज था कि उनको कोई आवाज़ ही नहीं आई, उन्हें पता ही नहीं चला। ये हाल था पुलिस का। और जब पुलिस ही आरोपियों के साथ मिल जाए, उनकी वकालत करने लगे डीसीपी, तो आरोपियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। उनको पता है कि हम कोई क्राइम करेंगे, पुलिस के साथ सेटिंग हो जाएगी, पैसे ले दे के काम पूरा हो जाएगा। और कल जो रात को हुआ, मुझे लगता है कि ऐसा देश में कभी नहीं हुआ होगा। दिल्ली की महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति एक रियलिटी चेक करने रात को खुफिया कैमरे के साथ निकली। उनकी टीम उनके साथ थी, खुफिया कैमरे की टीम उनके साथ थी, और रात को कुछ मनचले लोगों ने गाड़ी में उनका हाथ पकड़ के उनको कई मिनटों तक अपने साथ खदेड़ा। ये मुझे लगता है कि एक हैरान कर देने वाली घटना है। और मैं उपराज्यपाल महोदय से कहूँगा कि आप दूसरों के काम में दखल अंदाज जो कर रहे हैं वो बंद कीजिए। आपको ये काम दिया गया है संविधान की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा करना और दिल्ली की पुलिस व्यवस्था को देखना। आप रोज़ एक थाने में जाइए, वहाँ पे देखिए कि क्या हाल है। आप खुद रात को निकलिए। ये जो रियलिटी चेक करना था वो स्वाति मालीवाल को नहीं करना, वो हमारे उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी को करना चाहिए था। उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि ये चीज़ हो रही है दिल्ली के अंदर। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और मांग करते हैं उपराज्यपाल महोदय से कि आप सड़क पे उतरिए और जो काम आपको दिया गया है उस काम को करिए।